तो यदि वो अच्छा कमाना चाहता है तो ये बात पक्की है कि उसको एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपना कारोबार संभालना चाहिए, दे देना चाहिए। वो ना कि लगे रहो मुन्ना भाई, यदि वो लगा रहेगा तो सफलता उसके हाथ मिलेगी ही मिलेगी, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो क्या कि समाज की सेवा करनी चाहिए। उसके पीछे रीज़न क्या है कि आपने समाज से बहुत कुछ लिया है। दोस्तों, हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में कोलकाता के एक मशहूर चार्टर अकाउंटेंट केदारनाथ गुप्ता जी हैं। आज हमारे खास मेहमान बनकर हमारे स्टूडियो में हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। धन्यवाद सर, एक चार्टर अकाउंटेंट्स का नाम जैसे ही जहन में आता है, हम लोगों ने कई बार बहुत सारे सीए से जब हम लोगों ने इंटरव्यू किया तो उनसे भी ये सवाल किया कि मास्टर ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है, और कहा जाता है कि अगर एक चार्टर अकाउंटेंट हमारे व्यवसाय को संभाल रहा है, बिजनेस को संभाल रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ, फ्री हूँ, और मैंने उसे सब कुछ सौंप दिया है, अब वो समझे। तो इस बारे में आप क्या राय रखते हैं, ये सवाल करूंगा आपसे, लेकिन उसके पहले आप हमारे दर्शकों को ज़रा अपना संक्षिप्त परिचय बताएं। मेरा नाम केदारनाथ गुप्ता है। मैं 1982 में क्वालिफाइड किया था सीए, तब से लेकर के अभी तक मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। शुरू में मैं मेरी ग्रेजुएशन कॉमर्स कॉलेज जयपुर में हुई थी, और वहाँ से कंप्लीट करने के बाद मैं कलकत्ता आ गया था, और यहाँ पर 178 MG रोड, महात्मा गांधी रोड की गद्दी में रह करके, और वहाँ मैंने मेरी सीए की पढ़ाई की और वहीं से क्वालिफाइड किया। और उसके बाद में 82 में जनवरी 82 का जो रिज़ल्ट आया था उसमें क्वालिफाइड हो गया था। तब से लेकर के अब तक मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर, मैंने जो पहला सवाल आपसे किया था, उसी सवाल को मैं दोहराऊंगा कि एक बिजनेसमैन अपना सब कुछ आजकल सीए को छोड़ देता है, और ये बहुत अच्छी बात भी है कि इस पेशे के लिए बहुत अच्छी बात है कि कितना भरोसा एक व्यवसायी को, एक चार्टर अकाउंटेंट पर होता है, और वही व्यवसायी कहीं ना कहीं उस व्यवसाय को आगे की ओर द्रुत गति से बढ़ाता है। क्या राय रखते हैं आप इस मामले में? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं कि यदि आदमी 100% अपना बिजनेस में देता है काम का, नेचुरली उसकी प्रोग्रेस अच्छी होगी। यदि उसका ध्यान डाइवर्ट रहेगा, अकाउंट्स में भी रहेगा, बिजनेस में भी रहेगा, तो वो क्या कि दो माइंड में काम करेगा तो उसकी प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं नुकसान होगा ही। तो यदि वो अच्छा कमाना चाहता है तो ये बात पक्की है कि उसको एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपना कारोबार संभालना चाहिए, दे देना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इस तरह का हो कि वो अपना 100% उसको अपना समझ करके सारी चीज़ें बताएं, कराएं। और कई बार आज के दिन क्या हो रहा है कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन इतने प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजनों का लाभ मैक्सिमम कैसे लिया जा सके वो करना चाहिए। लेकिन कई बार मैं देखता हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस अनुभव है कि बहुत से व्यापारी लोग क्या होता है कि वो प्लानिंग नहीं करके पोस्टमार्टम करते हैं। अब आप बोलेंगे कि पोस्टमार्टम कैसे करते हैं? क्योंकि प्लानिंग होता है बिफोर क्लोजिंग ऑफ द ईयर। आज मान लो आपका मार्च 22 है, उसके क्लोजिंग होने के पहले या साल जब स्टार्ट होता है तब प्लानिंग करना होता है। एक आदमी को एस्टिमेट करना चाहिए कि मेरा क्या टर्नओवर जाएगा, क्या खर्चे होंगे, क्या है नहीं है, मैं कैसे उसको बढ़ाऊं करूं, तो उसको बोलते हैं प्लानिंग। लेकिन यहाँ पर लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है कि उस वक्त समय देते नहीं है। समय कब देंगे? जब ईयर क्लोज हो जाएगा तब आकर के बोलेंगे। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो विद इन द ईयर ही करनी पड़ती है प्लानिंग। जब साल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद प्लानिंग नहीं होती, वो पोस्टमार्टम होता है। तो इसलिए क्या है कि पोस्टमार्टम नहीं करके बिजनेसमैन यदि आपकी प्लानिंग करेगा, टैक्स प्लानिंग करेगा और सभी हिसाब से वो चीज़ करेगा लेकर के कि भाई मेरा परचेज कितना, एस्टिमेट एक होता है। और उस एस्टिमेट के लिए भी मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि साल का एक बार एस्टिमेट कर लिया वो भी नहीं है। उस एस्टिमेट को उसको रिवाइज करना चाहिए बैठ करके। यदि ज़्यादा हो रहा है, कमती हो रहा है, तो यदि मान लो कि यदि वो बार बार यदि चीज़ों को रिविज़न करता रहेगा, देखता रहेगा, करता रहेगा, तो मैं बोलता हूँ कि उसका बिजनेस अच्छा चलेगा। फिर उसके बाद में यदि कोई भी तरह की कोई भी चीज़ें उसको दिक्कत आ रही है कोई भी चीज़ को लेके, तो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसी वक्त यदि वो संपर्क करेगा तो नेचुरली उसको कोई ना कोई अच्छा रास्ता बताया जाएगा जो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट समझ लो, या जो भी है कानून, उसके दायरे में करे। लेकिन अभी क्या कई प्रॉब्लम हो रहा है कि कानून के दायरे में काम करते नहीं है। उसका कारण क्या है? पोस्टमार्टम, प्लानिंग नहीं है। तो मेरा एक ही संदेश है बिजनेसमैन को कि वो अपनी टैक्स की प्लानिंग करें, टैक्स इवेशन में नहीं जाएं, क्योंकि आज के दिन वो पहले वाली बात नहीं रही है। क्योंकि सारी की सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन हो गई है, डिजिटल है, सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से चेक कर सकते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकती है। पहले के समय में जब ये इतना ही सब नहीं था ऑनलाइन या डिजिटल, तब तक क्या कि क्रॉस वेरिफिकेशन में बहुत समय लगता था। इसलिए क्या कि
चाहे वो इनकम टैक्स हो या चाहे दूसरा कोई डिपार्टमेंट हो, वो क्या इतना वो नहीं था एक्सपर्ट। आज के दिन क्या कि एक्सपर्टाइजेशन बिजनेसमैन के पास भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास भी है, और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनके पास भी है। देखिए सर, कितनी बड़ी बात इन्होंने की है आज केदारनाथ गुप्ता जी ने कि आपको टैक्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे क्रिकेट में हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग सेकंड बैटिंग करने उतरते हैं और एक लंबा स्कोर का पीछा करना पड़ता है, तो कोच कई बार कहते हैं कि आप प्लानिंग कीजिए सबसे पहले 10-10 ओवर की, कि 10-10 ओवर में मुझे कितने रन बनाने हैं, तब आप 50 ओवर की बात कीजिए। अगर आप लंबा प्लानिंग एक बार कर लेंगे तो हो सकता है विकेट जल्दी गिर जाए। ठीक यही बात ये कह रहे हैं कि टैक्स प्लानिंग करनी है और छोटी छोटी प्लानिंग करनी है, तभी एक जो व्यवसाय है, तभी एक व्यवसायी है वो आगे बढ़ सकेगा। सर, बहुत बड़ी बात आपने की है। और आप डिजिटल की बात कर रहे हैं। पहले अगर हम लोग 10 साल पहले झांक लें तो उस समय इतना डिजिटली साउंड नहीं था, और चार्टर अकाउंटेंट्स भी पर भी प्रेशर तो था ही, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था। क्यों? क्योंकि व्यवसायी जो बिजनेसमैन हैं उनको भी टैक्स के बारे में उतनी ज़्यादा वास्ट नॉलेज नहीं थी। लेकिन आजकल वो आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं या उन्हें मोबाइल में मिल जा रहा है कुछ, उससे वो क्या कर रहे हैं कि चार्टर अकाउंटेंट्स को भी क्वेरी करते हैं फ़ोन करके कि सर मैंने ये पढ़ा, ये देखा, अगर ऐसे करें तो कई बार बिजनेसमैन भी कुछ राय देते हैं। तो ये राय क्या मतलब श्रेयस्कर है? अच्छा लगता है चार्टर अकाउंटेंट को जबकि कोई उन्हें राय देता है जो कि नॉन कॉमर्शियली है, यानी जो नॉन सीए है, अगर वो कुछ राय देता है तो किस प्रकार से उस राय को लेते हैं? देखिए, मैं तो इसको बहुत ही पॉजिटिव समझता हूँ। कारण क्या है ना कि देखिए, आज का जो युग है वो सोशल मीडिया का युग है। तो आप सोशल मीडिया में जाओगे तो कई आदमी अपने अपने जो हैं मतलब इंटरप्रिटेशन एक्ट को लेकर के देते हैं, और यदि बिजनेसमैन यदि देखता है ये चीज़ तो मेरे को बहुत खुशी होती है कि मैं देख रहा हूँ कि वो सजग है, सोया हुआ नहीं है। और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से यदि काउंटर प्रश्न करता है तो वो उसको समझ में आ जाएगा कि मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट कितना अपडेट है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट को आज के दिन अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कारण क्या है कि हम लोगों को भी जो प्रैक्टिस करते हैं उनको हमारे इंस्टीट्यूट ने CPE आवर, कंटिन्यूस प्रोफेशनल एजुकेशन, CPE आवर्स, वो एक सिस्टम होता है। तो वो क्या है ना कि वो भी कंप्लीट करना ज़रूरी है। उसका मतलब क्या है कि हम अपने आप को अपडेट रखें। जैसे हम न्यूज़ पढ़ करके पूरे इंडिया का या दुनिया का अपडेट रहते हैं कि कहाँ कौन से कंट्री में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है। तो ये भी क्या है कि एक तरह से यदि बिजनेसमैन देखता है तो हमको भी ये लगता है कि वो सजग है, और जो सजग बिजनेसमैन होता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको जवाब भी जो है उसी हिसाब से देगा। नहीं तो देखेगा कि कुछ भी बोल दो, अगला समझता तो है नहीं, जो भी हुआ फिर बाद में हम भी चेंज कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं हुआ। वो काउंटर क्वेश्चन करेगा, चलेगा, तो हमको भी क्या एकदम अपडेट होकर के उसको जवाब देना पड़ेगा। मैं उसको पॉजिटिव साइन मानता हूँ और मैं बोलता हूँ कि ये अच्छा है। और बिजनेस में भी क्या कि देखिए, बिजनेसमैन जो होता है वो अकेला नहीं होता, उसके भी फैमिली मेम्बर होते हैं, 5-7 आदमी रहते हैं, पार्टनर रहते हैं, सब करता है। मेरा यहाँ पर एक सोच और है, मैं एक एडवाइस और करना चाहूँगा कि बिजनेस में सब लगे रहो। जैसे एक आदमी परचेज देखने लगाना चाहिए ताकि वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ में जाए, क्योंकि आज के दिन इतनी टैक्सेस कंप्लाइंसेंस, इतनी चाहे वो GST की हो, चाहे इनकम टैक्स की हो, चाहे कंपनीज एक्ट की हो, इतनी कंप्लाइंसेंस हो गए और उतने बड़े बड़े फाइन हो गए। यदि वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो वो कभी भी प्रॉब्लम में आ सकता है। इसलिए बिजनेसमैन को जो जितने भी हैं, एक आदमी के जुम्मे ये लगाना चाहिए कि वो कंटिन्यूस चार्टर्ड अकाउंटेंट के टच में रहे, जो भी नई कंप्लाइंस क्या आ रही हैं, नहीं जा रही हैं, उसके लिए अपडेट रहे। सोशल मीडिया में भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, अच्छी बुरी जो भी आती हैं, लेकिन वो जब शेयर करेगा तो जब एक से करेगा, 2 से शेयर करेगा तो उसका दिमाग खुलेगा, और उसमें क्या कि उसको नॉलेज अप टू डेट रहना चाहिए, रखना चाहिए। तो सर, एक सवाल मेरे मन में आता है, ये सवाल तो सर एक कॉमन सवाल है किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कि जब एक बच्चा, एक स्टूडेंट है, वो अगर सर जब मेडिकल में जाता है तो एक बार अगर उसकी एंट्रेंस को कंप्लीट कर लेने के बाद वो डॉक्टर बनकर ही निकलता है। इंजीनियरिंग में भी सेम प्रोसेस है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो पढ़ाई है उसमें तो एडमिशन बहुत आसान है, लेकिन जब वो भीतर जाते हैं और उसके बाद ग्रुप और दर ग्रुप जब क्लियर नहीं होती है, खासकर फाइनल के समय में, उस समय धैर्य जो है वो सर दगा देने लगता है, अपना भी, परिवार का भी, रिश्तेदार का भी। उस वक्त बच्चे कैसे पढ़ाई करें? इतने अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो पढ़ाई है, क्यों एडमिशन आप बोलते हो कि बहुत ईजी है, मेरे को नहीं लगता कि ईजी है, क्योंकि इसके अंदर भी जो है आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा।
और या एंट्रेंस एग्ज़ाम पास नहीं करोगे तो फिर आपको क्या ग्रेजुएशन में 50% प्लस मार्क्स होने से ही आपका एडमिशन होगा। तो वो नहीं है कि भाई इसकी भी क्या एडमिशन ईजी है, एडमिशन ईजी नहीं है। और दूसरा क्या है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आदमी को क्या कि एकदम कंसंट्रेट होकर के ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। दूसरा क्या कि यदि कंसंट्रेशन नहीं होगा, इधर उधर का वो रहेगा, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे डॉक्टर का प्रोफेशन हो, इंजीनियरिंग का हो, उसमें भी आप देख लीजिएगा कि जो ज़्यादा कंसंट्रेट होगा उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहेगा, जो नहीं रहेगा उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहेगा। हमारे यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी ये बात है कि यदि कोई भी लड़का मैक्सिमम आप रिज़ल्ट देख रहे हो पहले से काफ़ी इम्प्रूव करता आ रहा है। हमारे टाइम में रिज़ल्ट बहुत कम रहता था, अब इन दिनों में रिज़ल्ट बढ़ रहा है। और पर्टिकुलरली मैं एक चीज़ बोलूँगा कि लड़कों की वजह लड़कियाँ जो है ना वो ज़्यादा पास करके निकल रही हैं। तो इसका कारण क्या है आप सोचिए कि क्यों लड़कियाँ ज़्यादा सिंसियर हैं पढ़ाई में, सब में। लड़के लोग अपना टाइम बेकार करते हैं। तो वो क्या कि उनको मेरा एक ही चीज़ है कि जब आपको 3 साल का कोर्स है उसमें आप अपना 100% दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ वो एकदम पास करके निकलेंगे। जो 100% बच्चे नहीं देते हैं, इधर उधर अपना समय बेकार करते हैं, वही जो है ना फेल होते हैं और वही डिस्करेज होते हैं। क्योंकि इसमें आलस वाली कोई बात नहीं है। जो आलसी आदमी होगा वो कोई भी प्रोफेशन में होगा, कहीं पर भी होगा, वो क्या कि प्रोग्रेस कर ही नहीं पाएगा। और आप देख लेना कि कुछ आदमी जो है आज का काम कल पे छोड़ दिया, आज ये पढ़ाई नहीं करेंगे कल करेंगे, या जो सब्जेक्ट उसको डिफ़िकल्ट लगता है तो उसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। लेकिन मैं मेरी खुद की बात बता रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता था उसको सबसे लास्ट में टच करता था, और जो इजी लगते थे उनको पहले करता था। तो एक्चुअल में जो डिफ़िकल्ट चीज़ है उसको तो पहले मेरे को पहले टाइम ज़्यादा देना चाहिए, पहले उसको देखना चाहिए। तो यदि मैं उसमें बाद में दूँगा करूँगा तो रिज़ल्ट क्या होगा। और हमारे यहाँ आपको रिज़ल्ट का मालूम है कि क्या पोजीशन है कि आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए और इंडिविजुअल 40%। तो दोनों कंडीशन फुलफिल होने पे ही पास होता है। यदि मान लीजिए मेरा जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उसमें यदि नंबर आ गया 35, बाकी सब में मेरी एवरेज भी बन रही है, तो मैं पास कहाँ से होऊंगा। तो इसलिए क्या है कि टाइम, यदि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कोई भी आपको लग रहा है उसको आप ज़्यादा टाइम दीजिए, पहले उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में उसको लीजिए। जो ईजी है वो तो हो ही जाएगा। और दूसरा क्या है कि यदि मान लो एक बार प्लक हो, फेल हो गया, 2 बार हो गया, तो मैं बोलता हूँ कि फेल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फेल होकर के गिरे रहना वो गलत चीज़ है। गिर कर के उठना, उठ के गिरना, इसी से क्या है कि आदमी का सफलता मिल जाएगा। और यदि वो एक कहावत है ना कि लगे रहो मुन्ना भाई, यदि वो लगा रहेगा तो सफलता उसके हाथ मिलेगी ही मिलेगी, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। बहुत बड़ी बात आज कही है सीएम केदारनाथ गुप्ता जी ने, और केएन गुप्ता जी, मैंने बार बार कहा कि कोलकाता के मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हैं ही, और अपने अनुभव के दम पर आज आप लोगों के लिए कितनी बड़ी बात आज इन्होंने की है। और सर जो हैं ये बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो सर इतना व्यस्त रहता है, व्यस्त, अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन भी है, वो बिजनेसमैन होना एक अलग बात है, लेकिन अकाउंट्स, मास्टर ऑफ अकाउंट्स, और वो इतनी सारी जिम्मेदारी, इतने सारे व्यवसाय की जिम्मेदारी, वहाँ से कैसे समय निकाल कर समाज सेवा में आप संलग्न रहते हैं। हम लोग जानते हैं कि आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। उन संस्थाओं के बारे में एक छोटी सी राय, अपनी बात अपने रखें तो। देखिए, हर आदमी को जो है, जो भी आदमी प्रोग्रेस किया या महात्मा बना या महान बना है, सभी के पास 24 घंटा है। उसके अलावा न प्लस है न माइनस है। अब इस 24 घंटे का बेस्ट यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हो ये आप पर डिपेंड करता है। प्रोफेशन जो है उसके अंदर आप कितना टाइम देते हो, उसके बाद भी तो टाइम रहता है ना आपके पास में। आप देखिए, क्योंकि ये भी सारे के सारे जो आपके डिजिटल आ गए, ऑनलाइन आ गए, तो जो पहले जितना जो समय लगता था उससे अब समय कम हो गया, आपका समय का बचत हो गया। तो मैं ये बोलता हूँ कि जब समय का आपकी बचत होती है तो क्या कि समाज की सेवा करनी चाहिए। उसके पीछे रीज़न क्या है कि आपने समाज से बहुत कुछ लिया है। जब समाज से लेने का ही काम आप रखोगे, समाज को दोगे नहीं, तो ये क्या कि आप अपनी लाइफ को जस्टिफाइड नहीं कर रहे हो। तो इसलिए क्या कि ये जितने भी जो प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो लायंस क्लब का प्लेटफॉर्म हो, ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन का हो, पश्चिम बंगाल प्रांतीय फेडरेशन का हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स प्रोफेशनल एसोसिएशन हो, आप हमको देखिए कि आज के दिन DTPA जो है एसोसिएशन, या एसोसिएट ऑफ कॉरपोरेट एडवाइजर्स, उनमें भी देख लिए, उनमें भी सोशल वर्क करते हैं लोग। क्यों करते हैं? उसके पीछे कारण है, क्योंकि देखिए अल्टीमेट आदमी का उद्देश्य क्या है। मैं एक चीज़ आपसे काउंटर क्वेश्चन करता हूँ कि आप जन्म किस लिए लिए हो? व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? यू जस्ट टेल मी। कोई ना कोई तो सर उद्देश्य होगा ही। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है? आपके लाइफ का क्या? मेरे लाइफ का यही पर्पस है कि समाज के लिए कुछ करके जाना। क्यों समाज के लिए क्यों करना? कारण एक हर चीज़ का क्वेश्चन पे क्वेश्चन होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि
आदमी का जो जन्म होता है वो अपने आप को जानने के लिए होता है, अपने आप को जानने के लिए अल्टीमेट उद्देश्य है। ये जितनी पढ़ाई है ना, सीए की डिग्री है, आप इंजीनियरिंग की बात करते हो, ये सब करते हो, यदि आप बात करोगे आध्यात्मिक ज्ञान की तरह, तो आध्यात्मिक इज टॉप, उसी के सब ब्रांचेज हैं, तो टॉप तक वहाँ जाने का है। तो इसलिए क्या कि आध्यात्मिक का मतलब ये होता है कि अपने आप को जानना। तो इसलिए वो बोलता है ना कि क्या नाम है, परमात्मा ने पाया जन्म तो क्या हुआ। तो यदि भगवान यदि नहीं मिले तो जन्म लेकर के किया क्या है आपने, इसको ऐसे गंवा दिया, आ दिया, फिर वापस 84 लाख की योनि में घूमोगे फिरोगे। इसलिए बोला गया है कि आप पीड़ित मानव की सेवा करोगे, उसी में आपको जो है ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मेंटल सेटिस्फेक्शन उसी में मिलेगा। आप अंबार लगा दो पैसों का, चाहे वो अडानी हो, मुकेश अंबानी हो, कोई का नाम ले दीजिए, आप उनको जाकर के पूछिए कि उनको नींद अच्छा आता है क्या। यदि उनको नींद अच्छा नहीं आता तो वो पैसों का क्या करेगा। इसलिए क्या कि मैं बोलता हूँ एक चीज़, आप लोगों को भी बोलता हूँ कि इस दुनिया में सिर्फ 2.5 सुख हैं। शास्त्र बोलते हैं 7 सुख हैं। 7 के पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुलक्षणा नारी, चौथा पुत्र हो आज्ञाकारी। ये इस तरह से 7 सुख शास्त्रों में बोला गया है, लेकिन शास्त्र के 7 सुखों का कोई मतलब नहीं है, खाली 2.5 सुख है। 2.5 सुख क्या है? पहला सुख तो ये कि खा लिया पी लिया, आपका डाइजेस्ट हो गया, पच गया, और दूसरा आपको चैन की नींद आ गई। और बाकी जितने सुख हैं दुनिया के वो आधे सुख में आते हैं। ये देख लीजिए, इन 2 सुख की, एक भी सुख की आप कल्पना करो कि यदि खा लिया पी लिया नहीं पचा तो वो पैसा क्या काम आएगा। यदि आपको नींद अच्छा से नहीं आएगा तो वो पैसा क्या काम आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहला सुख होता है कि खा लिया पी लिया पच गया आपका, वो है। दूसरा सुख है कि आपको चैन की नींद आ गई, बाकी सारे सुख आधे सुख में हैं। तो इसलिए क्या है कि अपने को खुद को सुखी रखने के लिए सामाजिक सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये जो शरीर है ये सेवा के लिए है। सेवा है तो शरीर है, शरीर है तो सेवा है। नहीं तो आपका शरीर जो है पंगु बन जाएगा। आप नहीं देखते हो ओबेसिटी, कितने लोगों को मोटापन हो रखा है, उनको पूछो क्यों? क्योंकि वो पड़े रहते हैं, खाते हैं पीते हैं, आए गए चले, उनसे काम नहीं होता। और सेवा का मतलब क्या होता है? ये नहीं कि मैं डोनेशन दे दिया उसको सेवा बोल दिया। डोनेशन तो एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ के भी आप चेक काट सकते हो। सेवा का मतलब होता है फिजिकल वर्क। आप जाइए ना अनाथ आश्रम में, वहाँ अपने हाथ से खाना खिलाइए ना लेकर के, वो सेवा होती है। तो सेवा का मतलब ये होता है कि सेवा, रियल में सेवा का मतलब वो होता है। तो वॉलंटरीली यदि आप सेवा करोगे चलोगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आप जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी दिमाग स्वस्थ रहेगा, क्योंकि उसी का पार्ट है। और जब आपका दिमाग और शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, क्या आना जाना है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सामाजिक सेवाओं से जुड़े रहोगे आप तो सामाजिक कार्य करोगे और उससे में आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मिलेगा, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और सारी की सारी चीज़ें जिसको बोलते हैं आत्मसंतुष्टि, वो उसी में है और किसी में नहीं है। इतनी सेटिस्फैक्शन वाली बात आज कह दी है चार्टर्ड अकाउंटेंट केदारनाथ गुप्ता जी ने, और ये एक आशीर्वचन के तौर पर युवा शक्ति के दर्शकों के लिए ये जो इंटरव्यू होगा वो होगा। सर, एक अंतिम सवाल है मेरा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है के लिए जो सीए की पढ़ाई लगभग कंप्लीट करने के दहलीज पर खड़े हैं, कि जो सीए फाइनल जब कंप्लीट कर लेते हैं तो एक मन में एक दुविधा हो जाती है कि हम नौकरी की तरफ जाएं या अपना प्रैक्टिस करें। ये दुविधा कैसे खत्म करें, ये मेरा अंतिम सवाल है इस इंटरव्यू का। देखिए, मैं एक चीज़ बतला रहा हूँ, आदमी अपना डिसीजन खुद ले सकता है, दूसरा कोई नहीं ले सकता है। क्योंकि आदमी जितना अपने बारे में खुद जानता है उतना कोई दूसरा नहीं जान सकता। वो खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। दोनों चीज़ उसके सामने हैं, दोनों का कंपैरिजन करें। कि यदि मान लीजिए कि यदि आप प्रैक्टिस में आना चाहते हो तो मैं आपको शुरू से आखिर तक बोलता हूँ कि उसमें क्या कि जूता पाली से लेकर के चंडी पाठ सारा काम आपको करना होगा। प्रैक्टिस में आना चाहते हो, क्योंकि आपको अपना खुद का जमाना पड़ेगा। सर्विस में जाओगे तो वहाँ पर क्या कि आपको क्या कि एकदम अच्छी पे मिल जाएगी, सब हो जाएगी। लेकिन मैं वापस, मेरा सोच यही है कि देखिए, अपॉर्चुनिटी दोनों में ही है, प्रैक्टिस में भी है और आपके सर्विस में भी है। लेकिन बात क्या कि अपॉर्चुनिटी दोनों को किस आदमी को मिलेगी? जो मेहनती होगा। मेहनत, इसका एकदम ऑपरेटिव वर्ड की वर्ड ये है हार्ड वर्किंग। यदि हार्ड वर्किंग चाहे वो सर्विस में हो चाहे प्रोफेशन में हो, उसकी प्रोग्रेस निश्चित है। वो दुविधा की बात ही नहीं है कि कुछ एक्सपीरियंस साल, यदि कोई मान लो कि छोटी फर्म बड़ी फर्में कई होती हैं हमारे सीए में, यदि कोई छोटी फर्म से सीए जल्दी पास कर लिया, बड़ी फर्म में एक्सपीरियंस लेने के लिए नौकरी कर ले एज ए क्वालिफाइड, वहाँ 2 साल करके फिर प्रैक्टिस अपना कर ले, तो वो क्या है कि वो खुद पे डिपेंड करता है कि मैं किस में जाऊँ। इसके अंदर कोई 1-to-1, मतलब ये क्या कि 1-to-1 प्रश्न है, ये कोई जनरल गाइडलाइन नहीं है कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। आपका खुद का मेंटल स्टेटस क्या है? आप चंडी पाठ से लेकर जूता पालिश करने के लिए तैयार हो,
प्रैक्टिस करो। यदि आपको वो चीज़ नहीं करने का, आपको खाली एक लेवल के हिसाब से चलना है, आप सर्विस ज्वाइन करो। प्रोग्रेस दोनों में है, सब्जेक्ट टू दैट कि यू शुड बी हार्ड वर्किंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय देने के लिए और युवा शक्ति के दर्शकों को और उन बच्चों को ये बताने के लिए कि वो बिल्कुल दिग्भ्रमित ना हो और अपने पर भरोसा करें। आप समझें कि आपको नौकरी में जानी है या आपको अपना प्रैक्टिस करना है, ये सिर्फ डिसीजन आप ही ले सकते हैं। दोस्तों देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।